स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो पानी पीते रहें। क्यों? क्योंकि पसीने की वजह से शरीर में क्या हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है और आप लोग बीमार हो सकते हैं। तो बीमार नहीं होना है, क्योंकि बीमार हो जाएंगे तो हमारी पढ़ाई क्या होगी, खराब होगी। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास भी होता है, और जब स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो पढ़ने का मज़ा भी और ज़्यादा आएगा। तो चलते हैं, जब प्रकाश को तरंग मानेंगे तो वहाँ पे जो भी घटनाएं होंगी उसमें हम लोग क्या कहेंगे, तरंग प्रकाश की कहेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश को तरंग माना जाए और उस समय प्रकाश का अध्ययन किया जाए, यानी प्रकाश को तरंग मान के जब उसका अध्ययन किया जाए तो वहाँ पे जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी तरंग प्रकाश की बनेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं तरंग प्रकाश की। उसके पहले थोड़ा प्रकाश के इतिहास पे चलते हैं। प्रकाश को 1600 ईस्वी तक कुछ नहीं माना जाता था, सिर्फ एक सीधी रेखा में माना जाता था कि प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, दकार्ते। लगभग 1637 ईस्वी के पास उन लोगों ने क्या बताया, दकार्ते ने बताया कि जो हमारा प्रकाश है वो कणिका है। कणिका मतलब कणों का एक समूह है, और वो कण कैसे हैं, भारहीन हैं, जिनके ऊपर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल महसूस नहीं होता है। अब यही बात न्यूटन ने भी मेंशन की थी अपनी बुक, किसमें, ऑप्टिक्स में। तो हम लोग मानते हैं कि जो न्यूटन का कणिका मॉडल है ना, ऐसे पढ़ लेते प्रकाश के न्यूटन का कणिका मॉडल, हकीकत में जो कणिका मॉडल था वो दकार्ते ने दिया था, ना कि न्यूटन ने। तो उसके कुछ दिन बाद न्यूटन का क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वर्चस्व हो गया था। लगभग 1650 से 1680 के बीच में न्यूटन का बहुत ज़्यादा वर्चस्व हुआ करता था। क्यों? क्योंकि गति के समीकरण दे दिए थे, मैकेनिक्स में उनका क्या था, बहुत ज़्यादा योगदान था। और न्यूटन ने जब कणिका मॉडल का क्या दिया, समर्थन किया था, ना कि उन्होंने खुद कणिका मॉडल बनाया था, बल्कि उसमें कुछ सुधार करके कुछ घटनाओं को प्रूव किया था। किसने? न्यूटन ने, अपनी किताब में, ऑप्टिक्स में। तो न्यूटन की वजह से जो प्रकाश का कणिका मॉडल था उसको ख्याति मिली थी। और हकीकत में कण वाला जो प्रस्ताव था, आज तो हम जानते हैं वो तो गलत था। क्या था? गलत था। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ प्रकाश की एक घटना सही तरीके से, पूर्ण तरीके से क्या हो रही थी, प्रूव हो रही थी, जो थी प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन को भी उन्होंने प्रूव किया था, लेकिन जब अपवर्तन होता है तो उसके साथ साथ एक पार्शियल परावर्तन भी होता है। बताए थे ना कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, किस में जाती है, सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो क्या होगी, सरल से विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक पार्शियल क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित भी हो जाता है। तो पार्शियल परावर्तन को उन्होंने प्रूव नहीं कर पाया था, किसने, न्यूटन ने। तो अब बात उठी कि कुछ और है प्रकाश, कुछ क्या है, कुछ और है। तो उस समय तक और सारी घटनाएं तो हुई नहीं थी, व्यतिकरण भी नहीं हुआ था उस समय तक। हम लोग और भी बहुत सारी प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसी बहुत सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे प्रकाश की घटनाएं क्या होती गई, और हम लोग मानते गए कि प्रकाश कण तो है ही नहीं। उसी समय लगभग 1678 ईस्वी के आसपास हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया, और वहाँ से उन्होंने प्रूव किया कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। उन्होंने बहुत सारी ऐसे कुछ काल्पनिक चीज़ों को माना। तरंगाग्र काल्पनिक नहीं होता, तरंगाग्र तो हकीकत में होता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों को माना। जैसे माना कि जो माध्यम है एक सर्वव्यापी माध्यम है। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हाइगेंस ने जब तरंग सिद्धांत दिया तो उनकी इस बात के ऊपर क्या हुआ, किसी ने भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? न्यूटन की वजह से। न्यूटन ने कण का मॉडल दे दिया था, लोगों ने मान लिया था कि प्रकाश क्या है, एक कणों का समूह है, और वो कण कैसे हैं, भारहीन हैं, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन नहीं काम कर रहे हैं। तो जब न्यूटन ने कण का मॉडल दे दिया या कणिका का समर्थन कर दिया, दकार्ते ने दिया था हकीकत में, तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया न्यूटन की वजह से, क्योंकि न्यूटन का क्या था, बहुत ज़्यादा वर्चस्व था उस समय पीरियड में, उस टाइम पीरियड में। उसके बाद क्या हुआ कि यंग ने एक व्यतिकरण का प्रूव किया, व्यतिकरण के संबंध में एक उन्होंने प्रयोग किया, और जब बताया कि प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, तो उस समय फिर क्या माना गया कि फिक्स हो गया कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। लेकिन उसके पहले फूको करके एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, फूको ने यह बताया कि जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कुछ और है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और है। यानी माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल में भी परिवर्तन होगा। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। और इस बात को प्रूव किया हाइगेंस के तरंग सिद्धांत ने। किसने किया? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में। और जैसे ही व्यतिकरण हुआ तो यहाँ से न्यूटन का जो मॉडल था, कणिका मॉडल, वो क्या हो गया, एकदम से खत्म हो गया। उसके बारे में किसी ने फिर कोई ध्यान नहीं दिया।
लेकिन उसके पहले जब प्रूव होने लगा था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, तो वहीं से फिर हाइगेंस की तरफ लोगों का ध्यान भी खिंचा। लेकिन हाइगेंस की एक बात थी जो कि आज की डेट में क्या होती है, गलत होती है। आज तो हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में भी चल सकता है। लेकिन हाइगेंस के सिद्धांत में क्या कहा गया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में तो चलता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक ऐसा सर्वव्यापी माध्यम है जिसका नाम उन्होंने ईथर दिया था। ईथर वो केमिस्ट्री के कंपाउंड वाला ईथर नहीं, ईथर एक सर्वव्यापी माध्यम बोला गया था जिसको कहीं से हटाना असंभव है। यानी तुम कहीं पे वैक्यूम भी क्रिएट कर देते तो वैक्यूम में भी एक बहुत ज़्यादा भारहीन समदैशिक इस प्रकार का एक माध्यम है जो कि कभी हट ही नहीं सकता है, और उसी में क्या करता है, प्रकाश गमन करता है। खैर उनकी ये वाली बात गलत प्रूव हो गई, लेकिन उनके तरंग सिद्धांत की वजह से बहुत सारा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और तरंग तो प्रकाश है ये तो मान लिया गया। बस उनकी 2-3 बातों को गलत करके उसके बाद बाकी सारी बातें क्या थी उनकी, सही थी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग तरंग सिद्धांत से। किससे, तरंग सिद्धांत से, जो कि किसने दिया था, हाइगेंस ने। तो क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था इसको समझेंगे। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है। और अब जब अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है, बात को सुनना, जब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है तो हाइगेंस के समय तक ये प्रूव नहीं हुआ था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कुछ होती हैं। तो वहाँ हमेशा यही माना जा रहा था कि जो तरंगें हैं वो किस में चलेंगी, किसी माध्यम में चलेंगी जहाँ पे कण होगा। तो उन्होंने फिर एक काल्पनिक माध्यम की क्या की, उन्होंने एक ऐसा सोचा कि एक कोई काल्पनिक माध्यम जो कि सर्वव्यापी है। तो फिर आगे क्या लिखोगे, और विश्व में एक सर्वव्यापी का मतलब हर जगह उपस्थित, सर्वव्यापी समदैशिक और पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम है, पूर्णतः प्रत्यास्थ माध्यम है, समदैशिक और पूर्णतः प्रत्यास्थ, भारहीन भी लिख दो इसमें, और क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ, भारहीन और न्यूनतम घनत्व वाला एक माध्यम उपस्थित है। क्लियर है। उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है और विश्व में एक सर्वव्यापी समदैशिक पूर्णतः प्रत्यास्थ और न्यूनतम घनत्व वाला एक माध्यम क्या है, उपस्थित है। ठीक है, उन्होंने ऐसी क्या की, कल्पना की, तथा अलग अलग माध्यमों में अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य, अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति अलग अलग होती है, परंतु वेग समान होता है, परंतु वेग क्या होता है, समान होता है। उन्होंने क्या कहा कि जो अलग अलग रंग हैं, कितने रंग होते हैं सफेद कलर में, 7 प्रकार के रंग होते हैं, सातों रंग की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति तो अलग अलग है, लेकिन उन सब का वेग क्या है, समान है। उन्होंने ये बात कही, क्या कही, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है और विश्व में एक सर्वव्यापी समदैशिक पूर्णतः प्रत्यास्थ भारहीन और न्यूनतम घनत्व वाला एक माध्यम उपस्थित है तथा अलग अलग रंगों की
तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति अलग अलग होती है, परंतु वेग क्या होता है, समान होता है। एक और बात कही कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, लिख लो। परंतु अलग 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 माध्यमों में प्रकाश की चाल दिख रहा है, चाल की जगह पे वेग लिख लो तो और सही रहेगा। प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। एक लाइन आगे और जोड़ सकते हो, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है। ये था हमारा क्या, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। लेकिन कुछ अलग तरीके से इसको प्रूव किया गया, उसको हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है बात? चलो ठीक है, लिख के अब आगे देखो। आगे लिखोगे प्रकाश का संचरण मतलब प्रकाश का चलना, प्रकाश का संचरण तरंगाग्र के रूप में होता है, तरंगाग्र के रूप में होता है। और तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र जहां तरंगाग्र समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ है। तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ है। तरंगाग्र के बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं, डीपली जानने वाले हैं, समझ में आएगा, ठीक है। जहां तरंगाग्र क्या है, समान कला में कंपन करने वाले कणों का क्या है, बिंदुपथ है। क्लियर है बात? अब जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में क्या कर रहा है, तरंगाग्र के रूप में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, यानी संचरण कर रहा है। वो तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र किसी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों का क्या है, बिंदुपथ है। अब इस बात को एकदम क्लियर से समझना है। उसके पहले एक नोट लिख लो कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सभी तरंगों के लिए सत्य है। हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो सभी तरंगों के लिए सत्य है। अब प्रकाश भी एक तरंग है तो प्रकाश के लिए भी सत्य हो गया, लेकिन उनका जो तरंग सिद्धांत है वो सारी की सारी तरंगों के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, अब आगे देखो, जो ये बात लिखी है कि जहां तरंगाग्र क्या है, समान कला में कंपन करने वाले कणों का क्या है, बिंदुपथ है। देखो कैसे, जैसे अगर हम लोग पानी है, पानी का एक मान लो एक तालाब है, क्या है, ऐसे तालाब है, तालाब के कहीं पे पॉइंट में क्या कर दिए हम लोगों ने, एक पत्थर मार दिया, यानी एक एनर्जी दे दी। अब ये एनर्जी क्या होती है, सभी जानते हैं कि वो तरंगों के रूप में क्या जाएगी, किनारे तक जाएगी। कुछ इस प्रकार से तरंग बनती चली जाती है, इस प्रकार से ऐसे 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 करते चली जाती है। लेकिन देखे होंगे कि अगर बीच में तुमने एनर्जी दी है, बिंदु के समान एनर्जी दी है, तो वो चारों तरफ से ऐसे ऐसे तरंग बनती है, यानी कुछ इस प्रकार तरंगें दिखती हैं, कुछ इस प्रकार तरंगें दिखती हैं, ऐसी दिखती है ना। यानी बीच में अगर है तो तरंगें इस प्रकार से फ्लोट होंगी, इस तरह से फ्लोट होंगी, ऐसे पूरे तालाब में ऐसे 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 करके चली जाती हैं। जो तुम्हें इस प्रकार से बीच में ऐसे घेरा बनाता हुआ दिखता है, उस समय पे यानी इस बिंदु से समान दूरी पे सारे कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा दूरी, इधर की दूरी कम लग रही होगी, इधर की ज़्यादा, लेकिन वो बनाने में दिक्कत है, ड्राइंग मिस्टेक है, ना कि कोई मिस्टेक है, समझ पा रहे हो। इस बिंदु से समान दूरी पे क्या बनता है, गोला बनता है। यानी ये जो सारे कण हैं वो एक समय पे
उस बिंदु से जहां पे एनर्जी है उससे समान दूरी पे क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। इसे बोलते हैं कि कणों का समान कला में कंपन करना। क्या बोलते हैं, समान कला में कंपन करना। तो ये जो चीज बनी है ये तरंगाग्र बनी है। क्या बनी है, तरंगाग्र। और इसके ऊपर जो कण हैं सारे वो क्या हैं, समान कला में कंपन कर रहे हैं। उन सारे कणों को मिला दिए तो एक पथ बन गया जिसे हम बोल रहे हैं तरंगाग्र। क्या बोल रहे हैं, तरंगाग्र। यानी समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले तरंग, कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ। कहीं कहीं पे लिखा होगा कणों की निधि यानी लोकस। कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। इस बात को एकदम याद रखना। तो बनाते हैं एक डायग्राम प्रकाश के लिए। अगर मान लो कोई पॉइंट सोर्स है जो कि प्रकाश ऐसे ऐसे करके निकाल रहा है, और एक प्रकाश की किरण को ले लेते हैं कि वो इस प्रकार से क्या कर रही है, गमन कर रही है। इस प्रकार से क्या कर रही है, गमन कर रही है। तो इधर की तरफ क्या होगी, चली जा रही है। इस प्रकार से क्या होंगे, तरंगाग्र होंगे। इसके क्या होंगे, इस प्रकार से क्या होंगे, और ऐसे ऐसे तरंगाग्र क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक बात समझनी होगी, ये भी क्या है, तरंगाग्र है। अब यहां पे मान लो कि ये कोई क्या है, बिंदु है। ये क्या है, कंपन करने वाले बिंदु हैं। क्या है, कंपन करने वाले बिंदु। अगर इनका बिंदु पथ देखें तो ये बिंदु पथ क्या हो जाएगा, तरंगाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंगाग्र, तरंगाग्र। और ये जो तरंगाग्र है ये मूल तरंगाग्र हो जाएगा इस तरंगाग्र के लिए। और इसे क्या बोल दोगे, द्वितीयक तरंगाग्र। क्या बोल दोगे, द्वितीयक तरंगाग्र। लेकिन एक समय पे कण यहां भी तो कंपन किए होंगे तो ये भी तरंगाग्र है, और कुछ समय बाद फिर यहां कंपन किए होंगे तो ये भी तरंगाग्र। ऐसे धीरे धीरे करके क्या होते हैं, तरंगाग्र बनते जाते हैं। लेकिन किसी तरंगाग्र के जो आगे वाला तरंगाग्र होता है वो मूल तरंगाग्र होता है, और वो दूसरे तरंगाग्र के लिए एक स्रोत का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, स्रोत का। और जो दूसरा तरंगाग्र होता है वो क्या होता है, द्वितीयक तरंगाग्र। लेकिन ये द्वितीयक तरंगाग्र आगे वाले तरंगाग्र के लिए क्या हो जाता है, मूल तरंगाग्र हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, द्वितीयक। इसी प्रकार यहाँ पे ये क्या हो गया, मूल तरंगाग्र हो गया। क्या हो गया, मूल तरंगाग्र, तरंगाग्र। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा द्वितीयक तरंगाग्र हो गया। लेकिन एक बात समझना, धीरे 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 क्या होता जाएगा, ये चीज लिख लेना, इतनी चीज लिख लेना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 तुम देखोगे कि ये क्या होती जाएंगी, तरंगें क्या होती जाएंगी, और बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अनंत दूरी पे ये तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो, अनंत दूरी पे क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ऐसा तुम्हें लगने लगेगा कि ये सब क्या है, समांतर है। और यहाँ पे ये वाला तरंगाग्र क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। ये वाला तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, मूल हो जाएगा। ये वाला कैसा हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, अनंत से आ रही हो, तो जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, समतल बनेगा। और कोई तरंगाग्र अगर बिंदुवत है तो जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, गोलीय। अभी पूरा गोलीय होगा ना, चारों तरफ होगा ना, क्योंकि प्रकाश की तरंगें चारों तरफ जा रही हो, इधर से ऐसा बनेगा। और ये क्या होंगे, समान कला में क्या कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे। अभी हम लोग तरंगाग्र की स्पेशल परिभाषा लिखेंगे, उसके गुणों के बारे में जानेंगे। उसके पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये प्रकाश की तरंग इस दिशा में जा रही है, ये प्रकाश की तरंग इस दिशा में, लेकिन ये प्रकाश की तरंग इस दिशा में जा रही है, लेकिन ये प्रकाश की तरंग इस दिशा में जा रही है। क्लियर है बात। अब तुम्हें यहां से कैसे पता चलेगा कि कौन सी तरंग की क्या दिशा है, तो तुम्हें डिफाइन करना है कि अब एक यहाँ पे ऐसे गिने चुने 4-5 बिंदु नहीं है, अनंत बिंदु रहेंगे। सारे बिंदुओं का बिंदु पथ ही क्या है, तुम्हारा तरंगाग्र बना रहा है। तो अनंत बिंदुओं में तरंगाग्र के लंबवत जो दिशा रहेगी वो क्या रहेगी, प्रकाश किरण की दिशा रहेगी, प्रकाश किरण की दिशा रहेगी। इस डायग्राम को बनाएंगे और वो लिख लेंगे, मूल तरंगाग्र, द्वितीय तरंगाग्र, और उसके बाद पॉइंट करके लिखेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट।
क्या लिखना है? प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश तरंग की दिशा या प्रकाश संचरण की दिशा? प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। तरंगाग्र की कैसे होती है? लंबवत होती है। क्लियर है? प्रकाश संचरण की दिशा कैसे होती है? तरंगाग्र के लंबवत होती है। यानी अगर ये तरंगाग्र है तो इसके लंबवत, यानी इस पे ऐसे तुम लोग क्या खींचोगे, ऐसे इस पर से खींचोगे और ये 90 डिग्री पे, ये क्या हो जाएगी? प्रकाश संचरण की क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हें यह समझना होगा कि जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो किन किन घटनाओं को क्या कर देगा? व्याख्या कर देगा। तो देखो देखते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, नोट डाल लेना, इसको क्या डाल लेना? नोट नंबर फर्स्ट डाल लेना। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश का रेखीय संचरण, यानी जो प्रकाश हमारी किरण फॉर्मेट में चलती है ना, रे ऑप्टिक्स पढ़े हैं ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो जो प्रकाश सीधी रेखा में क्यों गमन करता है उसका तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि प्रकाश तरंगाग्र के लंबवत चलता है, इसलिए वो कैसा चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। तो ध्रुवण, रेखीय संचरण, द्वि अपवर्तन। और एक चीज और जानते हो कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इसकी भी व्याख्या करता है। तो इतना हो गया। रेखीय संचरण, द्वि अपवर्तन की व्याख्या करता है। क्लियर है बात? क्लियर है। उसके बाद एक चीज देखो, नोट नंबर सेकंड डाल लेना। नोट नंबर सेकंड कि जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत होता है किन किन घटनाओं की क्या नहीं करता है? व्याख्या नहीं करता है। उनमें सबसे पहले है प्रकाश का क्या हो जाएगा? रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन कौन सी तीन घटनाओं की क्या नहीं करेगा? व्याख्या नहीं करेगा। रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो लिख लो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, कॉम्पटन इफेक्ट को इंग्लिश में ही लिखे दे रहे। कॉम्पटन इफेक्ट, रमन प्रभाव और प्रकाश, और क्या हो जाएगा? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन प्रभाव और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दिख रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है, की व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है बात? जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, रेखीय संचरण और द्वि अपवर्तन की व्याख्या करता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। व्यतिकरण, ध्रुवण, अपवर्तन, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो पूरा एक चैप्टर ही है। रमन इफेक्ट के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, छोटी सी बात है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट की क्या नहीं करता है? व्याख्या नहीं करता है। बाकी सब घटनाओं की व्याख्या करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, तरंगाग्र के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? तरंगाग्र। तरंगाग्र होता क्या है? सभी लोग जान रहे हैं कि जब माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लग जाएं, जब माध्यम के कण समान कला में क्या करने लग जाएं? कंपन करने लग जाएं, तो उनका बिंदु पथ करेंगे ही करेंगे। माध्यम के पथ समान कला में कंपन करेंगे ही, तो समान कला में कंपन करने वाले कण का बिंदु पथ क्या होता है? तरंगाग्र होता है। अब देखो, समान कला क्यों बोला? जैसे मान लो तुमने तालाब में एक पत्थर मारा, तालाब में पत्थर मारने वाला एग्जाम्पल क्या होता है? एकदम सुटेबल होता है। मान लो तालाब में पत्थर मारा और कुछ कण यहाँ पे इस कला में कंपन कर रहे हैं और कुछ कण किस में कर रहे हैं? इस कला में। अब तुम अगर ऐसे बोल दो कि कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है? तरंगाग्र, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कोई कण कंपन कर रहा है और यहाँ पे भी, तुम ऐसे भी तो बिंदु पथ बना सकते हो। तो ये तरंगाग्र थोड़ी है, ये तरंगाग्र नहीं है। तरंगाग्र तो यही है और तरंगाग्र तो यही है। तो जो कण समान कला में कंपन कर रहे हैं वो समान कला में कौन होंगी? जो समान दूरी पे स्थित हैं, स्रोत से समान दूरी पर स्थित कण क्या कहलाएंगे? समान कला में कंपन कर रहे कण कहलाएंगे। ठीक है, तो समान कला में कंपन कर रहे कणों का बिंदु पथ या कणों की निधि, निधि को इंग्लिश में बोलते हैं लोकस। ठीक है, समान कला में कंपन कर रहे कणों की निधि तरंगाग्र कहलाती है, या कणों का बिंदु पथ आसान लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो कणों का बिंदु पथ लिख लो। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखोगे? समान कला में, समान तरंगाग्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों का बिंदु पथ, कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है? कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर है बात? अब जब तुम लोग तरंगाग्रों के प्रकार देखोगे, अगले हेडिंग डालोगे तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के प्रकार, तो तरंगाग्र के प्रकार उसकी आकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन तरंगाग्र की जो आकृति होती है वो निर्भर करती है किसके ऊपर? उसके स्रोत के ऊपर, कि जहां से तरंग निकल रही हैं। स्रोत क्या है? अगर स्रोत, सबसे पहला नंबर डालो, अगर स्रोत कैसा है? स्रोत अगर बिंदुवत है, कैसा है? बिंदुवत। कैसा है स्रोत? बिंदुवत। तो वहां पे तरंगाग्र कैसा बनेगा? वहां पे तरंगाग्र बनेगा कैसा? अभी देखे हो, अगर पॉइंट डिप करोगे ना पत्थर को तो गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर लाइट भी पॉइंट है जो कि प्रकाश चारों ओर निकाल रही है, तो वहां पे भी तरंगाग्र कैसा बनेगा? गोलीय बनेगा। कैसा बनेगा? गोलीय। अगर स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र कैसा बनेगा? गोलीय बनेगा। ठीक है, दूसरा देखो, अगर स्रोत रेखीय है, कैसा है? रेखीय या रेखीय छिद्र युक्त, या रेखीय छिद्र युक्त। अब समझ में आएगा इस बात को क्या बोल रहे हैं। दिखाई दे रहा है? अगर स्रोत रेखीय है या रेखीय छिद्र युक्त है तो तरंगाग्र का प्रकार क्या होने वाला है? तरंगाग्र लिख लोगे, कैसा होगा? बेलनाकार होगा। कैसा होगा? बेलनाकार।
यहाँ पर डायग्राम भी हम लोग बनाएंगे, रुक जाओ, इसके लिए पहले मिटा देते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। अगर बिंदुवत स्रोत है तो उसका तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय होगा। कैसा होगा, गोलीय। क्लियर है बात, गोलीय। और इस प्रकार से क्या होगा, प्रकाश की तरंगों का क्या होगा, संचरण होगा। क्या होगा, संचरण। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा देखो, जब स्रोत कैसा हो, रेखीय हो। दूसरा नंबर है, दूसरा प्रकार तरंगाग्र। जब स्रोत कैसा हो, रेखीय हो या रेखीय छिद्र युक्त हो। कैसा हो, रेखीय छिद्र युक्त, तो वहां पर तरंगाग्र कैसा होगा, तरंगाग्र कैसा होगा, तरंगाग्र होगा बेलनाकार। कैसा होगा, बेलनाकार। अब इसका समझो, अगर स्रोत ऐसा रेखीय है, तो अगर मान लो रेखीय मतलब इसे देखो, ये क्या है, ये कोई एक क्षण की तरह व्यवहार करेगा। अगर इस प्रकार का स्रोत है जैसे कि इससे चारों तरफ, अरे उसको समझो, ट्यूबलाइट होती है ना, गोल वाले ट्यूबलाइट, गोल वाले ट्यूबलाइट से क्या होगा, चारों दिशाओं में प्रकाश निकलेगा। ट्यूबलाइट मान लो, इससे हर तरफ प्रकाश निकलेगा, तो उससे हर चारों दिशाओं में क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अब वहां पे जो तरंगाग्र बनाएगा वो कैसा बनाएगा, ऐसे लंबवत, इसको फुलफिल करेगा ना, तो वहां पे जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, लंबवत होगा और इस प्रकार होगा। देखो, और वहां से जो प्रकाश के संचरण की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी। समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी क्लियर है बात, आई बात समझ में। तो बेलनाकार होगा जब कैसा होगा, रेखीय या रेखीय छिद्र युक्त। रेखीय छिद्र युक्त का मतलब क्या है, मान लो कि ये क्या है, कोई खोखला, कोई क्या है, धातु है, मान लो खोखली कोई क्या है, क्षण है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की लाइट्स हो, बेलनाकार हो, कैसी भी हो, लेकिन उसमें से बीच बीच में से क्या किए गए हैं, छिद्र किए गए हैं, तो उस छिद्र से ऐसे प्रकाश निकलेगा फ्लोट करके चारों तरफ। वहां पे भी बेलनाकार ही क्या बनाएगा, वो बनाएगा क्या, बेलनाकार तरंगाग्र बनाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। अब तीसरा देखो, जब स्रोत अनंत पर हो। कहां हो, अनंत पर हो। जब स्रोत कहां हो, अनंत पर। और जब स्रोत अनंत पे हो तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होंगी, समांतर होंगी। समझ पा रहे हो। और जब स्रोत अनंत पे है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें या तरंग कैसी हैं, एकदम एक दूसरे के समांतर हैं। तो वहां पे जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, समतल बनेगा। तो वहां पे तरंगाग्र कैसा बनेगा, ये तीसरे नंबर का तरंगाग्र का प्रकार है। तरंगाग्र तरंगाग्र कैसा बनेगा, समतल। क्लियर है बात। अब देखो कैसे, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से मान लो कि अब जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, तो जो कण करेंगे कंपन कैसे करेंगे, एकदम समतल प्लेट में करेंगे। तो तरंगाग्र कैसा है, समतल है। क्लियर है बात, चलो ठीक है, क्लियर। अब देखो तरंगाग्र के गुण। तरंगाग्र के गुण देखो, पहला नंबर गुण डालो, प्रथम तरंगाग्र, प्रथम तरंगाग्र
द्वितीय तरंगाग्र के लिए प्रथम तरंगाग्र द्वितीय तरंगाग्र के लिए क्या होता है? मूल तरंगाग्र और तथा स्रोत की तरह होता है। मान लो क्रमशः दो तरंगाग्र हैं, 1 और 2, तो ये प्रथम है और ये क्या है? द्वितीय है। क्रमशः लगा देना, यहाँ पे लगा देना क्रमशः। प्रथम तरंगाग्र द्वितीय तरंगाग्र के लिए क्या होता है? मूल तरंगाग्र होता है और स्रोत की तरह व्यवहार करता है। इस तरंगाग्र को इस स्रोत से कुछ लेना देना नहीं है, इसके लिए यही स्रोत है, और ये क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अपना आकार बदलेगा। क्लियर है बात? नहीं तो बिंदु स्रोत के द्वारा जो बहुत दूर पे तरंगाग्र है वो तो समतल हो गया। कैसा हो गया? समतल हो गया। तो क्या इस स्रोत से उसके ऊपर कोई निर्भरता है? नहीं। उस स्रोत, उसके लिए तरंगाग्र के लिए उसके आगे वाले तरंगाग्र के ऊपर क्या है? निर्भरता है। क्लियर है बात? दूसरा, तरंगाग्र हमेशा एक दूसरे के समांतर होते हैं। कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। तीसरा देखो, तरंग के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। तरंगाग्र के लंबवत होती है। हो गए 3। चौथा देखो, तरंगाग्र का वेग तरंग के वेग के बराबर होता है। जो तरंगाग्र का वेग होता है वो तरंग के वेग की कैसा होता है? बराबर होता है। क्लियर है बात? ये क्या थे? हमारे प्रॉपर्टीज थे किसके? तरंगाग्र के। अब एक हम लोग छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन को। देखो, जो तरंगाग्र है वो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसमें क्या है? थ्योरी है। तरंगाग्र समझना था क्या है? समझ गए हो क्या है? किसी तरंग के द्वारा माध्यम के जो कण हैं वो समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो उसका बिंदुपथ सिंपली क्या है? तरंगाग्र है। बुक से देख करके कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर बुक में पढ़ोगे तो बुक में क्या हो जाओगे? कन्फ्यूज हो जाओगे। इसीलिए यहाँ पे पढ़ रहे हो, क्योंकि बुक में समझ में नहीं आया है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तरंगाग्र में एकदम से भयंकर कन्फ्यूजन हो जानी है। तो यहाँ से तरंगाग्र समझो और बहुत ज़्यादा सोचो विचारो ना। जो बोल दिए तरंगाग्र है तो वो तरंगाग्र है। उसी तरंगाग्र का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश के परावर्तन को प्रूव करेंगे। तो यहाँ से तुम्हारे झंझट भी दूर हो जाएंगे कि जो पढ़ाए हैं वो गलत तो नहीं पढ़ाए हैं। क्लियर है बात? तो हम लोग प्रूव करते हैं प्रकाश के तरंग सिद्धांत से, यानी तरंगाग्रों का यूज करके किसको? प्रकाश के परावर्तन को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो हेडिंग डालो, तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश के परावर्तन का स्पष्टीकरण। क्या हो जाएगा? स्पष्टीकरण। देखो कैसे देते हैं स्पष्टीकरण। मान लो ये कोई क्या है? समतल सतह है। क्या है? कोई समतल सतह है। इसको मान लो mn मान लो। क्या मान लो? m, और इसको मान लो n। कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित होगी और इस प्रकार से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परावर्तित।
देखना ये क्या है, अविलंब है। इस प्रकाश की किरण के समांतर एक काल्पनिक समांतर किरण बना लेते हैं, जो कि क्या है, इसके क्या है, समांतर। क्लियर है बात, क्लियर है। अब देखो इसके लिए और इसके लिए एक समांतर तरंगाग्र बनेगा, एक समतल तरंगाग्र बनेगा, जो कि ये है। जो भी जब भी कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर आते हैं तो तरंगाग्र क्या बनता है, दोनों के लिए क्या बनता है, एक दोनों के लिए समतल बनता है, दोनों के लिए 90 डिग्री पे होगा। इस बिंदु को मान लो ए और इसको मान लो बी, क्या मान लो, बी। क्लियर है बात। अब देखना ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसके 90 डिग्री पे भी क्या बनेगा, एक तरंगाग्र बनेगा, जो कि ये होगा। मान लो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है बात। और ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। ये टोटल कितना है, 90। लेकिन ये जो कोण है वो क्या है, एंगल आई है, यानी आपतन कोण है। और ये जो कोण है वो क्या है, एंगल आर है। अब देखो यहाँ से इसको बोल देते हैं ए बी सी डी, और इसको बोल देते हैं ई। यहाँ से एंगल देखना, देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक काटी हैं, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये 90 है तो ए वाला कोण भी 90 है, और यहाँ पे क्या है, ए वाला कोण भी 90 है। ये दोनों कोण, एक ए और ये क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ए वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, ए वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बराबर। देखना यहाँ पे एंगल ई ए डी बराबर है किसके, एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के बराबर। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखना तुम, ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। और ये क्या है, एंगल आर है, ये क्या है, एंगल आर। और ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90। इस टोटल में से एंगल आर और ये बराबर है, तो ये कुछ एंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये कुछ एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इस सतह पे अगर हम लोग क्या खींचें, एक अभिलंब खींचें, तो ये अभिलंब है, और ये प्रकाश की किरण क्या है, एंगल आई है। तो ए वाला कोण क्या हो जाना है, एंगल आई हो जाना है, क्या हो जाना है, एंगल आई। देखो कैसे, इस प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर थी, ये अभिलंब है, ऐसे लंबवत है। इस सतह पर अगर लंबवत तुम कोण खींचोगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, तो ये वाला कोण कितना हो जाना है, एंगल आर हो जाएगा। जब ये एंगल आर हो गया तो यहाँ पे देखो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अब देखना बात को समझना, तुम्हें यहाँ पे यही तो प्रूव करना है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाए, यानी प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम अगर तुम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, तो यहाँ से प्रूव कर ले जाओगे कि क्या है, ये जो प्रकाश का परावर्तन है तरंग सिद्धांत से क्या हो रही है, इसकी व्याख्या हो रही है। अब ये एंगल आई बराबर एंगल आर प्रूव कर देना है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ से इस अभिलंब से ये टोटल कोण कितना है, 90 है। एंगल आर और ये वाला एंगल, और यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो यहाँ से तुम प्रूव कर सकते हो कि इतना ये वाला एंगल आर और एंगल आई क्या है, बराबर है। समझना बात को। त्रिभुज 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 ई ए सी और एंगल ई ए सी और एंगल ए बी सी, एंगल त्रिभुज ई ए सी और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में तुम ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये 90-90 हैं। ए वाला एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर है। क्यों है बराबर, देखो ये टोटल 90 है, ये टोटल क्या है, 90। आई घट गया और ये वाला कोण घट गया, तो ये आर बच गया। इस 90 में से ये क्या घट गया, आर घट गया और ये घट गया, तो ये एंगल आई बच गया। क्लियर सी बात है। तो यहाँ से और यहाँ से इस त्रिभुज में तो ये प्रूव हो ही रहा है कि ये कोण क्या है, आई और आर बराबर है। तो त्रिभुज ई ए सी और त्रिभुज ए बी सी में एंगल आई
बराबर एंगल आर है। तो क्या लिखोगे, यहां से यह प्रूव होता है, यानी यहां से यह व्याख्या होती है कि तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। यानी तुमने प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। ये तो क्लियर है कि ये तीनों क्या है, एक ही समतल में है, तीनों क्या है, एक ही तल में है, ये बात तो प्रूव है। दूसरी बात क्या है, यानी जो आपतन कोण का मान आप परावर्तन कोण के मान के बराबर कर दोगे, प्रूव कर दोगे ये बात, तो पता चल जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, वहां से प्रूव है। और तुमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर है। बस इस डायग्राम को ध्यान से देखना। देखो एक बार और सुन लो, हमने किया क्या है। यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे किया है, प्रकाश का परावर्तन किए, सिंपली परावर्तन किए, प्रकाश के आपतन किरण से एक काल्पनिक प्रकाश की किरण को समांतर भेज दिए। काल्पनिक क्यों भेज दिए, क्योंकि हमें एक तरंगाग्र बनाना था। क्लियर है बात। हम लोगों ने एक तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र बना लिया। क्या बना लिया, समतल तरंगाग्र बना लिया। अब उसके बाद जब प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, तो प्रकाश की परावर्तित किरण के लिए तुम सोच रहे होगे कि यहाँ से एक काल्पनिक किरण बना लो अगर बनाना है, और फिर उसके लिए क्या खींच दो, तरंगाग्र। लेकिन मत बनाओ, इस प्रकाश की किरण के लिए इसके लंबवत भी एक तरंगाग्र खींच लो। एक तरंगाग्र तुमने ए बी खींचा, दूसरा तुमने ई सी खींचा, दो तरंगाग्र खींचे हैं। पहले तुमने आपतन किरण के लिए ए वाला तरंगाग्र खींचा, फिर परावर्तन किरण के लिए ई सी खींचा। उसके बाद क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि एंगल आई बराबर एंगल आर। और यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो प्रकाश के परावर्तन की घटना है वो क्या है, प्रूव हो रही है तरंग सिद्धांत के ऊपर। कल हम लोग प्रकाश का अपवर्तन भी क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे प्रकाश के तरंग सिद्धांत के ऊपर। अगर इसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आई है एंगल वगैरह में, तो इस वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देखना है और समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। पढ़ाई लिखाई करते रहो। जैसा कहे हैं कि पसीना वगैरह बहुत निकल रहा है, तो पानी वानी पीते रहो और स्वस्थ बने रहो। हंसते हंसते एंजॉय करते करते पढ़ाई को पढ़ते रहो। बहुत सीरियस नहीं होना है, सीरियस हो जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, 2-3 मिनट का बीच में ब्रेक लिया करो, उसके बाद पूरे लेक्चर को देखा करो। कभी भी लेक्चर को स्पीड में मत देखा करो। अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ अलग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो बोल रहे हैं, तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है नहीं, तो इसको तुम लोग स्पीड में देख सकते हो। लेकिन जिस समय पढ़ा रहे हैं उस समय कभी भी स्पीड में नहीं देखोगे। स्पीड में देखने से क्या होता है, जो तुम्हारी फील करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।